वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो आज के लेक्चर की डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, जब भी कोई बिजनेस को हम लोन देते हैं, फंड करते हैं, तो प्रमोटर्स का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। जो प्रमोटर्स हैं वो किसी भी बिजनेस के माइंड सेट हैं, वो किसी भी बिजनेस का माइंड है जिनके बिना बिजनेस रन नहीं हो सकता। तो जब हम किसी बिजनेस को पैसा लेंड कर रहे हैं, पैसा उधार दे रहे हैं, तो हम इसेंशली उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम हमारा कोई पर्सन जाके तो बिजनेस मैनेज करने के लिए बैठता नहीं है। तो हम जो प्रमोटर्स हैं उनके ऊपर रिलाय करते हैं कि वो हमारा दिया हुआ पैसा इफेक्टिवली यूज करेंगे, बिजनेस को बहुत अच्छे से रन करेंगे और हमें हमारा पैसा समय पे वापस करेंगे, लौटाएंगे। तो जो प्रमोटर्स की इंपॉर्टेंस है, प्रमोटर्स के बारे में जानना, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानना, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एक सिंपल सी एग्जांपल से लेके चलिए कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, तो खाली उस कंपनी को ध्यान में रखते हुए शेयर नहीं खरीदे जाते। अब फॉर एग्जांपल रिलायंस का आपने शेयर खरीदा, नो नो डाउट कि रिलायंस बहुत अच्छा काम कर रही है, बट जब आप रिलायंस के शेयर खरीद रहे हैं तो इसेंशियली आप रिलायंस को पैसा लेंड कर रहे हैं, आप पैसा उनको उधार दे रहे हैं। तो क्योंकि वहां पे अंबानी साहब बैठे हैं, क्योंकि वहां पे अंबानी साहब बैठे हैं, तो आपको ये भरोसा है कि अंबानी जी बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं और उनका बैकग्राउंड आपको पता है कि शुरू से उन्होंने कैसे काम को संभाला है, कैसे बिजनेस को स्केल किया है। तो उनके कंफर्ट के आधार पे आप पैसा डालने को और खरीदने को तैयार हो जाते हैं। अभी रिसेंटली आप देखिए, पीछे मार्केट में एक न्यूज आई थी, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं कि माइट की शायद आदित्य पुरी जी जो एचडीएफसी बैंक के एक्स एमडी हैं, ही मे ज्वाइन बोर्ड ऑफ यस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो शायद ज्वाइन कर जाएं। ऐसी एक न्यूज मार्केट में कुछ हफ्तों पहले आई थी। तो जब आप ये चेक करेंगे कि जब ये न्यूज आई थी, तब उस समय, उसके पहले और उस न्यूज आने के बाद यस बैंक के शेयर्स पे क्या असर पड़ा था, उसके शेयर प्राइस पे क्या असर पड़ा था, तो आप पाएंगे कि सिर्फ इसी न्यूज की वजह से कि आदित्य पुरी जी उनके बोर्ड पे मे भी बैठ सकते हैं, तो यस बैंक का शेयर प्राइस बहुत इंक्रीज कर गया था, जंप कर गया था। आई थिंक 20-30% आई थिंक जंप आया था उसके शेयर प्राइस में उन दिनों, उस टाइम पे। तो ये किस वजह से था? ऐसा तो नहीं था कि रातों रात कोई यस बैंक ने बहुत बढ़िया काम कर लिया, ये यस बैंक में कोई बहुत बड़ी क्रांति आ गई थी। तो सिर्फ एक प्रमोटर की पहुंच की वजह से, एक प्रमोटर के बैकग्राउंड आपको पता था कि उन्होंने एचडीएफसी बैंक को कैसे स्केल किया था, एक प्रमोटर के कंफर्ट की वजह से उसके शेयर प्राइस पे असर पड़ा था और लोगों का एक इमेज बना था कि नहीं, यस बैंक का शेयर खरीद लो, माइट भी आदित्य पुरी जी यहाँ पे बैठने वाले। तो सिमिलरली, ये तो बहुत बड़े स्केल की बात कर दी मैंने। तो जब हम बैंकिंग में लेंड करते हैं, किसी को लोन देते हैं एमएसएमई सेगमेंट्स में, तो हमारे लिए भी जो उसके प्रमोटर्स हैं, जो बिजनेस को चला रहे हैं, उनकी जो फैमिली जो बिजनेस को रन कर रही है, जो मैनेज कर रही है, उनकी इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंगली बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स का हेल्प लेंगे, जो मैंने अपने करियर में अपनी आंखों देखी मेरी एग्जांपल्स हैं, उनका मैं एग्जांपल्स दूंगा आपको समझाने के लिए कि हाँ भाई, लोन लैंड करते समय किस किस तरह से प्रमोटर के बैकग्राउंड ने हमारे डिसीजन को इंपैक्ट किया। राइट। तो जब हम प्रमोटर्स के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो इसेंशियली देखिए कई पैरामीटर्स हो सकते हैं, बट इसेंशियली अगर मैं ब्रॉड लाइन आपको क्लासिफाई करूं, तो हम 4-5 पैरामीटर्स पे बात करना चाहते हैं। हम बात करना चाहते हैं कि उन प्रमोटर्स की नेटवर्थ क्या है, यानी कि क्या संपत्ति है उनके पास, क्या जायदाद है उनके पास, कितने करोड़ों के मालिक हैं, कितने लाखों के मालिक हैं वो, क्या फैमिली ट्री है उनका। फैमिली ट्री मतलब उनके दादाजी से लेके अब तक की जनरेशन में कौन कौन बिजनेस में इन्वॉल्व है, कौन सी जनरेशन बिजनेस में काम कर रही है, क्या बैकग्राउंड है इनकी फैमिली का, उनका मार्केट रेफरेंस चेक क्या है, बाजार उनके बारे में क्या बोलता है, आसपास के लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं, या सिमिलर लाइन के बिजनेस वाले उनके बारे में जो जानते हैं क्या बोलते हैं, क्या एक्सपीरियंस लेवल है उनका, क्या उम्र है उन सबकी जो काम कर रहे हैं, क्या इनहेरिटेंस प्लान है कि आगे उनके बिजनेस को उनके बाद कौन संभालने वाला है, ये प्लान है भी या नहीं है, अगर नहीं है तो क्या, अगर है तो क्या क्या रिस्क है। तो ब्रॉडली इन चीजों में मैंने डिवाइड किया है इसको, टॉपिक को समझने के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की हेल्प से समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो नेटवर्थ। नेटवर्थ किसी की संपत्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी की संपत्ति, वेल्थ के बारे में हम बात करेंगे, कितनी वेल्थ है बंदे की। देखिए, नेटवर्थ में कौन से एसेट्स हमें देखने हैं, कौन सी संपत्तियां देखनी है उनकी,
विच आर लोन फ्री। ऑब्वियसली अगर कोई संपत्ति है, अगर कोई उसके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए का सोना पड़ा है, गोल्ड पड़ा है, अब 1 लाख रुपए का सोना उसने मुथूट फाइनेंस के पास गिरवी रख के, मुथूट फाइनेंस के पास गिरवी रख के वहां से लोन लिया हुआ है, गोल्ड लोन लिया हुआ है। तो भाई मैं 1 लाख रुपए का सोना मेरे लिए तो फिर उतना उस काम का नहीं रहता, क्योंकि मैं तो ये सोचूंगा कि यार उस पे ऊपर लोन तो लिए हुआ है। या फिर ऐसा हो कि 1 लाख रुपए का अगर गोल्ड है, उसके ऊपर लोन उसने 50,000 का लिया है, 50,000 का लोन चल रहा है, तो मैं कहता हूं कि चलो बैलेंस 50,000 पे उसकी संपत्ति है, बैलेंस 50,000 पे उसकी संपत्ति है। तो या तो इस तरह से मैं काउंट कर सकता हूं, ठीक है। लोन फ्री मतलब जिस संपत्ति के ऊपर उसका लोन नहीं है, टेक्निकली तो ये 50,000 के ऊपर भी उसका लोन नहीं है, ठीक है। तो वो संपत्तियां एक्सक्लूडिंग कैपिटल इन्वेस्टेड इन आवर बिजनेस। आप कभी भी किसी पर्सन की नेटवर्थ स्टेटमेंट को अगर स्टडी करेंगे, जो कि कौन बनाता है नेटवर्थ सर्टिफिकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है नॉर्मली, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई भी प्रोफेशनल बना सकता है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनाए, ठीक है। लॉयर भी बना सकता है उसका, कोई भी बना सकता है उसकी संपत्ति का, कोई भी प्रोफेशनल। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फॉर एग्जांपल उसकी संपत्ति का एक ब्यौरा आपके सामने बना के रखा है, नेटवर्थ स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं। तो उसमें वो बताता है कि कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, कि उसने अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में, मान लीजिए 50 लाख रुपए। ये वही बिजनेस है जिसको आप लोन देने जा रहे हैं, याद रखिए, ये वही बिजनेस है जिसको आप लोन देने जा रहे हैं। तो इस कैपिटल को उसकी नेटवर्थ में काउंट मत कीजिए। क्यों मत कीजिए? क्योंकि वो कैपिटल तो आपने ऑलरेडी उस बिजनेस की एलिजिबिलिटी को डिसाइड करने में काउंट कर चुके हैं, उस बिजनेस की एलिजिबिलिटी को, कि उस ये बिजनेस लोन देने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, उसमें आप ऑलरेडी इसको काउंट करके एडजस्ट कर चुके हैं। इसके अलावा बात कीजिए कि इसके अलावा कौन कौन सी संपत्तियां हैं जो आपकी आंखों के सामने नहीं आई, जो प्रॉपर्टियां उसने आपको गिरवी रखने के लिए ऑफर की हैं, मॉर्गेज करने के लिए ऑफर की हैं, वो प्रॉपर्टियां आपकी नजर में आ चुकी हैं। जो कैपिटल उसने अपने बिजनेस में डाला हुआ है, ये आपकी नजर में आ चुका है, ये तो आपके पास है ही। इसके अलावा और पल्ले क्या है क्लाइंट के, और उसके पास क्या चीजें हैं क्लाइंट की, तो वो चीजें आपको नजर में रखनी है कि आपको पता चले कि क्लाइंट की वर्थ कितनी है। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स से समझाऊंगा। देखिए इंपैक्ट क्या हो सकता है कि किसी की नेटवर्थ गुड हो सकती है, किसी की नेटवर्थ लोअर हो सकती है। अब आप पूछेंगे कि सर गुड नेटवर्थ की डेफिनेशन क्या है, लोअर नेटवर्थ की डेफिनेशन क्या है। देखिए अपना कैपिटल, अपना मॉर्टगेज, ये सारे करने के बाद अगर उसके पास फ्री एसेट्स इतने पड़े हैं कि वो अपनी सारी ऑब्लिगेशंस को, लोन ऑब्लिगेशंस को उन एसेट्स से पूरा कर सकता है बेच के, तो ये आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव बात है, वो आपके लिए एक गुड नेटवर्थ वाला क्लाइंट हो जाता है। कि एक्सक्लूडिंग उसकी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो प्रॉपर्टियां उसने उन लोन्स के लिए गिरवी रखी हुई हैं, उनको छोड़ के जो उसके पास बची हुई संपत्ति है, जो अनएनकम्पर्ड है, जो किसी के पास गिरवी नहीं है, जो सिर्फ उसकी खुद की है, चाहे उसमें उसके शेयर्स हो, चाहे उसकी गोल्ड हो, चाहे उसकी अदर प्रॉपर्टीज हो, उसका रेजिडेंस हो, कोई प्लॉट हो, कोई भी प्रॉपर्टी आप लगा लीजिए, जो भी उसकी प्रॉपर्टियां बिल्कुल फ्री हैं, अगर उनकी वैल्यू इतनी है कि कल को एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में उनको बेच के वो अपनी कमी को पूरा कर सकता है, तो देन इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। क्योंकि आपका क्लाइंट अगर ऑनेस्ट है तो कल को कोई दिक्कत आती है, कोई किसी चीज में फंसता है, तो वो उन प्रॉपर्टियों को बेच के आपका लोन चुकाने में सफल हो सकता है, रेदर देन कि वो एनपीए हो जाए या सबस्टैंडर्ड हो जाए आपके पास। अब देखिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, तो मैं जस्ट ये हाइपोथेटिकल नाम लिखे हुए हैं पार्टीज के बल, पर एक एक एग्जांपल इसमें प्रैक्टिकल लाइफ की है जो मैंने अपने हाथों से देखी है, अपने आंखों से की है। तो एबीसी इंजीनियरिंग वर्क्स करके एक पार्टी थी, तो उसके पास क्या था कि उसका वायर ड्राइंग का काम था, वायर ड्राइंग का काम था। वायर ड्राइंग में क्या करना होता है कि एक मोटी लोहे की, आयरन की वायर होती है, जैसे इतनी मोटी वायर है, तो उसको मशीन में थोड़ा सा थिन कर दिया जाता है, थिन कर दिया जाता है, बस मोटे से पतला कर दिया जाता है उसको खींच के, ठीक है। तो ये वायर ड्राइंग का काम था, इसमें ज्यादा कोई मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं, मशीनें बस पकड़ के उनको खींचती हैं, ठीक है। तो ज्यादा कोई प्रॉफिट मार्जिन वाला काम नहीं था। तो क्या हुआ कि इसके बिजनेस में स्ट्रेस आ गया, पर्टिकुलरली आफ्टर कोविड, आफ्टर कोविड इसके बिजनेस में स्ट्रेस आ गया। तो इसका अराउंड हमारे पास 7 करोड़ रुपीज का लोन चल रहा था, 7 करोड़ रुपए का लोन चल रहा था, अराउंड 10 करोड़ रुपए की इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास मॉर्गेज पड़ी थी, ठीक है। तो इसकी सेल्स बहुत डिप होके अराउंड 10-11 करोड़ ही रह गई, 10-11 करोड़ की ही सेल्स रह गई, और किसी तरह से ये अपनी लोन ओब्लिगेशंस को मीट कर रहा था।
तो हमने इसको बोला कि सर आप अपनी लिमिट को कृपया करके कम कीजिए। तो उसके पास पैसा तो बिजनेस में से तो पैसा था नहीं लिमिट कम करने के लिए, या तो वो इतना डूबता जा रहा था, या तो वो ये सोचता कि चलो ठीक है आपके पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टियां पड़ी हैं, मैं अपना एनपीए करा लेता हूं, अकाउंट सब स्टैंडर्ड करवा लेता हूं, आप प्रॉपर्टियां बेचिए, जितना रिकवर होता है कर लीजिए। पर वो बंदा ऑनेस्ट था, ईमानदार था, तो उसने क्या किया कि उसकी नेटवर्थ में, उसके पास एक अच्छी रेजिडेंस कॉलोनी में, एक अच्छी रेजिडेंस कॉलोनी में एक 6 करोड़ रुपए का प्लॉट पड़ा था, 6 करोड़ रुपए का प्लॉट पड़ा था। उसने उस प्लॉट को सेल आउट कर दिया, सेल आउट कर दिया अपनी इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए। जैसे ही वो सेल आउट हुआ, उससे उसको 5-6 करोड़ रुपए कुछ रिकवर हुए, और उसने उस रिकवरी से अपने लोन को कम किया। अपनी जो उसके कुछ और ईएमआईज वाले लोन चल रहे थे, जो ईएमआईज वाले और लोन चल रहे थे, उनको फुली रीपे कर दिया, उनको फुली रीपे कर दिया। जिससे क्या हुआ कि जो उसकी मंथली ईएमआईज जाती थी, वो उसका कैश फ्लो बच गया, कैश फ्लो उसका सेव हो गया। कैश फ्लो सेव होने से उसके पास एडिशनल फंड्स होने लग गए। एडिशनल फंड से जो हमारी ऑब्लिगेशंस थी, उसने कुछ तो कम कर दी ऑब्लिगेशंस अपना एसेट्स बेच के, और कुछ हमारी रीपेमेंट्स स्टार्ट कर दी। हमने कुछ लोन को टर्म लोन में कन्वर्ट कर दिया, तो रीपेमेंट स्टार्ट कर दी। तो इस तरीके से उसने इस चीज को, इस सिचुएशन को मैनेज किया। अगर उसकी नेटवर्थ अच्छी ना होती तो वो शायद इस सिचुएशन से कभी ना बाहर निकल पाता। तो सिमिलरली एग्जांपल है एक डीयू इंटरनेशनल फर्म की। इस फर्म में क्या था कि क्लाइंट का साइकिल साइकिल बनाने का और साइकिल पार्ट्स बनाने का काम था, साइकिल और साइकिल पार्ट्स बनाने का काम था, और इसको हमने अराउंड 20 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ था। तो क्या हुआ कि इस क्लाइंट ने अपना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया साइकिल बनाने का, अपना यूपी में उसको, उसने एक प्रोजेक्ट लगाया साइकिल बनाने का। तो उसको ये था कि मैं वहां पे साइकिल बनाऊंगा और एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट को सप्लाई करूंगा। पर किसी वजह से उस कॉर्पोरेट के साथ उसका एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, बट वो उस यूपी में अपना सेटअप तैयार करने में बहुत अच्छा खासा रकम लगा चुका था। तो अब उसका पैसा वहां पे फंसने की वजह से वो बहुत ज्यादा टाइट हो गया, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसके पास हमको लोन देने के पैसे नहीं रहे, और वो सब स्टैंडर्ड हो गया, एनपीए हो गया अकाउंट 20 करोड़ रुपए का। तो जब वो एनपीए हो गया, तो एक बार तो एनपीए होना ही था, बट कोर्ट केस चला, तो क्लाइंट को ऑनेस्टी थी, क्योंकि क्लाइंट एक जेन्युइन रीजन की वजह से फंस गया था, अदरवाइज बिजनेस ठीक ठाक चला रहा था वो। तो ऑनेस्टी थी, तो उसने क्या किया कि उसके पास जो संपत्तियां थी, जैसे उसने अपने प्लॉट्स को, अपने जो नया प्रोजेक्ट लगाया था, इसकी जो मशीनें थी, उन मशीन्स को, उस लैंड को जो गिरवी किसी के पास नहीं थी, उनको सेल आउट करना शुरू किया। और सेल आउट करने के साथ साथ उसने धीरे 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 हमारा लोन सब स्टैंडर्ड होने के बावजूद भी, कोर्ट में केस चलते हुए होने के बावजूद भी रीपे करना स्टार्ट किया, रीपे करना स्टार्ट किया। और आज की डेट में वो आधे से ज्यादा लोन अपना चुका चुका है, और उसका बिजनेस, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस उसका चल रहा था, वो उसको अब मैनेज करने में थोड़ा सा और सफल हो गया है, और उसका जो बाकी 10 करोड़ का लोन था, वो उसको रेगुलर सर्कल में लेके आके चलाने के लिए तैयार हो गया है। राइट। तो इस तरह से इमरजेंसी सिचुएशन में उसको उसकी नेटवर्थ ने हेल्प किया। एक कॉटन कंपनी का केस आया था मेरे पास, हरियाणा का, हरियाणा का केस आया था। तो वो बड़ा टाइट सा कस्टमर लग रहा था, टाइट इन द सेंस, फर्स्ट टाइम लोन के हमारे पास लोन के लिए अप्लाई किया था उसने, 15 करोड़ का लोन। तो इसमें सब स्टैंडर्ड वाली कहानी नहीं है कि उसका लोन कोई खराब हो गया। तो 15 करोड़ के लोन के लिए उसने अप्लाई किया, तो मेरे को ऐसे लगने लगा कि इसके फाइनेंशियल्स जो है, बैलेंस शीट जो है, वो बड़ी टाइट सी है, प्रॉफिट्स कम है, ऐसे कुछ मेरे को दिक्कत सी लगने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि क्लाइंट से मिलने गए, तो पता चला कि क्लाइंट तो बहुत ही ज्यादा वर्थ वाला कस्टमर है। तो उसका जब नेटवर्थ सर्टिफिकेट हमारे सामने आया, तो पता लगा उस बंदे की 110 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है, 110 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है। जिस बंदे को हम 15 करोड़ के लिए एडजस्ट कर रहे थे, उसके पास फ्री संपत्तियां ही 110 करोड़ की पड़ी थी, और वो तो खाली हमसे 15 करोड़ का लोन मांगने के लिए आया था। तो जब हमने इस लोन को, इस फाइल को अपनी सीनियर अथॉरिटीज के सामने रिकमेंड किया, तो हमने बेसिस बनाया उसकी नेटवर्थ का, कि क्या नेटवर्थ है उस बंदे की। ठीक है। तो उस वजह से उसका केस अप्रूव हुआ। हालांकि वो बाद में लोन लेने के लिए उसने मना कर दिया, बट वो सैंक्शन हो गया, पास हो गया लोन, क्योंकि उसकी नेटवर्थ बहुत अच्छी थी। तो जब भी आप क्लाइंट से कभी मिलने जाते हैं, कभी लोन की फाइल को एजेस करते हैं, तो आपका ये फॉरमोस्ट ध्यान होना चाहिए कि जिस क्लाइंट को आप लोन देने जा रहे हैं, उसकी नेटवर्थ क्या है। अब इसी तरीके से मैं नेटवर्थ के ऊपर आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूं, 3-4 महीने पहले की। एक पर्सन को मैं लोन देने के लिए गया, उसने बड़ा छोटा लोन अप्लाई किया था, अराउंड 50 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का लोन अप्लाई किया था। बेटे के पास, बेटा था बैठा हुआ फैक्ट्री में, तो बेटे के पास मैं लोन देने के लिए उसको मिलने गया। तो जब मिलने गया, तो वो बेटे ने बताया, मैंने पूछा कि सर आपको लोन किस वजह से चाहिए, तो उसने बोला कि इस तरह से करके मेरी मतलब मेरे को बिजनेस चलाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है।
तो मैंने उसको थोड़ा सा क्वेश्चन आगे खंगाल के पूछना शुरू किया कि सर आपकी जो सेल्स है वो तो स्टेगनेट ही चल रही है, करंट ईयर में भी आप सेम लेवल पे ही सेल्स कर रहे हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि आपको 50 लाख रुपए का लोन चाहिए या क्यों चाहिए? तो फिर थोड़ा सा वो अपनी फैमिली के बारे में बताने लग गया कि मेरे फादर हैं, ब्रदर हैं, उनके साथ मेरी बनती नहीं है। उसने जब ऐसी बात बोली तो मेरे कान खड़े हो गए कि यार ये क्या बात कर रहा है कि फादर और ब्रदर के साथ बनती नहीं है, कि उनके साथ मेरा थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है। सीधा ही बोला, क्योंकि उसको थोड़ा कच्चा खिलाड़ी था तो उसको ज्यादा बात करनी नहीं आती थी, तो सीधा ही वो बोल पड़ा कि मेरे उनके साथ बनती नहीं है। तो मैंने कहा चलो अच्छा, ये एक अलग पॉइंट है कि चलो उनके साथ बनती नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा उसकी नेटवर्थ के ऊपर आ गया। मैंने कहा कि सर जहां पे जिस फैक्ट्री में आप बैठे हैं, ये जो फैक्ट्री है ये किसकी है? ये आपकी फैक्ट्री है? वो कहता हाँ जी ओन्ड है फैक्ट्री, हमारी अपनी फैक्ट्री है। मैंने पूछा सर किसके नाम पे है ये फैक्ट्री? कहता जी फादर के नाम पे है फैक्ट्री। मैंने कहा अच्छा। मैंने मन में सोचा कि फादर के साथ तो तुम्हारी बनती नहीं है। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा सर जो आपका रेजिडेंस है, जो आपका रेजिडेंस है वो कहाँ पे है? वो कहता मैं यहाँ यहाँ रहता हूँ। मैंने कहा कि सर फिर तो आपका आपका खुद का ओन रेजिडेंस होगा, क्योंकि फादर और ब्रदर के साथ तो आप बता रहे हैं कि आपकी बनती नहीं है, तो आप ऑब्वियसली अपने घर में ही रहते होंगे, अलग घर में। कहता नहीं, अभी तो मैं कहता फादर और ब्रदर के साथ उन्हीं के घर में ही रहता हूँ, फादर और ब्रदर के साथ उन्हीं के घर पे ही रहता हूँ, और वो घर भी जो मेरा है वो मेरा ब्रदर का ओन्ड है। तो भाई अगर जिन बंदों के साथ तेरा डिस्प्यूट चल रहा है, जहां पे तू रहता है वो भी तेरे भाई का है, जो फैक्ट्री तू रन कर रहा है वो भी तेरे फादर की है, तो तेरे पल्ले क्या है? तेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कल को फादर जब मर्जी तेरे को उठा के अपनी फैक्ट्री से उठा के फेंक दें कि जा भाई निकल यहां से, कि मेरी फैक्ट्री में काम नहीं करना, तेरी पहले ही उनके साथ डिस्प्यूट चल रहा है, तो तेरी खुद की नेटवर्थ तो कुछ भी नहीं है। तो लोन तू हमसे 50 लाख रुपए का मांगने आ रहा है, और वो भी फादर वाली प्रॉपर्टी देके जिनके साथ तू अपेरेंटली बोल रहा है कि डिस्प्यूट चल रहा है। करेक्ट? तो इस तरह से हमने उस फाइल को रिजेक्ट कर दिया। अब फ्रंटली हमने मना कर दिया कि हम करेंगे ही नहीं इसको लोन। ठीक है। सिमिलरली एक अलग केस आया, इसमें डिस्प्यूट वाला सीन नहीं था। एक शोरूम पे मैं गया क्लाइंट को मिलने के लिए, अराउंड उसने 70-75 लाख रुपए का लोन अप्लाई किया था। होम डेकोर का, होम डेकोरेशन प्रोडक्ट्स का एक बड़ा बढ़िया शोरूम बनाया हुआ था। तो उनसे मिला, बड़ा बहुत बढ़िया शोरूम लगा। तो पूछा कि प्रमोटर से मिला कि पूछा कि सर आप ये शोरूम जो है ये किसके नाम पे है, कौन ओन करता है? वो कहता है कि जी नहीं ये तो रेंट पे है शोरूम, ये रेंट पे है शोरूम। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, रेंट पे है, हो सकता है दुकानें रेंट पे होती हैं। मैंने बोला कि आपका रेजिडेंस कहाँ पे है? वो कह रहा है कि लुधियाना में ही है रेजिडेंस। तो लुधियाना में ही है। मैंने कहा कहाँ रहते हो? तो उसने बताया यहाँ रहता हूँ। तो मैंने पूछा ये किसके नाम पे है? वो कह रहा है वो तो जी रेंटेड है, रेजिडेंस रेंटेड है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा सर फिर आपका ओन्ड क्या है, ओन्ड घर या कुछ क्या है? कहता जी हम तो एक बहुत डिस्टेंस प्लेस का नाम लिया लुधियाना से, मतलब 300-400 किलोमीटर दूर था। कहता मेरा तो घर जी वहां पे है, 300-400 किलोमीटर दूर। तो मैंने कहा सर 300-400 किलोमीटर दूर फिर आप यहाँ पे मतलब कैसे? मैंने कहता यहाँ पे तो जी मैं हफ्ते में 2 दिन आता हूँ, तो 3-4 दिन मैं अपने घर पे ही रहता हूँ, मेरी सारी फैमिली वहां पे ही है, और यहाँ पे 2-3 दिन आता हूँ, बाकी स्टाफ बैठा है वो मैनेज करता है। तो भाई मेरे को बड़ा कंसर्न हुआ कि 300, मैंने कहा, और सेकंड बात थी कि बिजनेस भी 3-4 साल पहले ही शुरू किया था, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। तो मेरे को बड़ा कंसर्न दिमाग में आया कि सर आप 3-4 साल से ही बिजनेस कर रहे हैं, 300-400 किलोमीटर दूर आप रहते हैं, लुधियाना में ना आपका घर है ना आपकी दुकान खुद की है, तो कल को मैं मन में सोचा कि कल को डिफॉल्ट हो गया तो मैं आपको कहाँ पकड़ने जाऊंगा, कहाँ ढूंढने जाऊंगा? 300-400 किलोमीटर दूर मेरी कलेक्शन टीम कहाँ जाएगी? तो इस वजह से खाली शोरूम चाहे उसका बहुत बढ़िया था, सेल्स भी कर रहा था, बट क्योंकि हमें इस चीज के ऊपर कंफर्ट नहीं आया क्लाइंट की कि इतना डिस्टेंट बंदा है, 2-3 दिन आता है यहाँ पे, वहां का आता पता नहीं है हमें, तो हमने उसको लोन देने से मना कर दिया। तो ये नेटवर्क्स की आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो एनीवेज अराउंड कि ये चीज आपको मीटिंग के टाइम ही चेक करनी चाहिए। देन उसका आ जाता है फैमिली ट्री। क्लाइंट का फैमिली ट्री क्या है, ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी रहता है। फैमिली ट्री का मतलब ये हो गया कि उसके जैसे दादाजी से लेके उसके दादाजी के आगे मान लो 3 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, उनके आगे सन है, डॉटर है, सन है, डॉटर है, सन है, डॉटर है। इन बेटों की बीवियों के नाम, वाइफ के नाम क्या है, इनकी वाइफ के नाम, इनकी वाइफ के नाम, इनकी वाइफ के नाम, ये मैरिड है अनमैरिड है, वाइफ के नाम मैरिड है अनमैरिड है, वाइफ के नाम मैरिड है अनमैरिड है, इस तरह से। तो आपको एक हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि असेंडेंट और डिसेंडेंट्स कौन रहे हैं क्लाइंट के। तो जब आप क्लाइंट से मिलने जाएं तो उसके फैमिली का बैकग्राउंड जरूर कैप्चर करें अपने नोट में कि क्या फैमिली थी, कौन कौन से दादा परदादा हैं, दादा परदादा तक जाने की जरूरत नहीं है, कौन कौन बंदे हैं पिछले, एटलीस्ट आपको पिछले 25 से 30 साल का
क्लाइंट का फैमिली ट्री पता होना चाहिए। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि कई बार जब क्लाइंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, एनपीए हो जाता है या सबस्टैंडर्ड हो जाता है, तो ये चीजें आपके लिए कई बार बहुत काम आती हैं कि जब आपको मार्केट में उस क्लाइंट के बारे में पता करवानी होती है काफी चीजें कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। तो कई बार कुछ जान पहचान निकलवा के क्लाइंट से बातचीत करनी पड़ती है, इनडायरेक्टली घुसना पड़ता है क्लाइंट के पास कि लोन वो आपको रीपे करे। तो उसकी फैमिली के बारे में कंप्लीट डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया एक सपोर्ट हो जाता है जानने के लिए। तो इन चीजों के बारे में रिस्क फैक्टर्स क्या है, एक प्रैक्टिकल केस स्टडी आपको बताता हूं। प्रैक्टिकल केस स्टडी क्या है कि दो ग्रुप फर्म्स थी, एबीसी स्टील एंड एबीसी स्ट्रिप्स। दो ग्रुप फर्म्स का हमारे पास केस आया। तो उस केस में क्या था, तीन भाई थे, तीन भाई थे। उन तीनों भाइयों के आगे दो दो बेटे थे। फॉर एग्जाम्पल दो दो बेटे थे, इसका शायद एक ही बेटा था, चलो मैं फिर भी दो लिख देता हूं। अब इनके आगे भी दो दो तीन तीन बच्चे थे, और ये जो सारे बंदे थे, ये सारे बंदे ही इसको संभाल रहे थे, सारे बंदे ही इसको संभाल रहे थे, दोनों फर्म्स को मिला के। और एक और फर्म भी थी जो हमारे पास जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था। ये सारे बंदे इन दोनों दोनों को संभाल रहे थे। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, नंबर ऑफ पर्संस बहुत ही ज्यादा थे इन्वॉल्व, वेरी लार्ज जो इन्वॉल्व थे, और फैमिली का स्ट्रक्चर बड़ा ही कॉम्प्लेक्स था। हमने उनको अराउंड 17 करोड़ रुपीस का लोन दे दिया। तो सब कुछ ठीक लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छी। उनके 6 घर आए थे, 6 रेजिडेंस आए थे हमारे पास मॉर्गेज होने के लिए, 4 उनकी फैक्ट्रियां आई थी हमारे पास मॉर्गेज होने के लिए। तो 10 प्रॉपर्टियां थी हमारे पास, टोटल 22 करोड़ की कीमत थी उन प्रॉपर्टीज की। तो इन लोगों को हमने फंड किया। हमें ये नहीं पता था कि इन लोगों के बीच इंटरनल कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है। हमें ये नहीं मालूम था कि इन लोगों के बीच कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है। तो क्या हुआ कि 8-10 महीने बाद ही ये लोन खराब होना शुरू हो गया। तो लोन खराब होने के बाद ये लोन विद इन 12 मंथ्स, 1 साल के भीतर भीतर ये लोन खराब हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, सब स्टैंडर्ड हो गया ये लोन। तो मार्केट से जब खबर निकलवाई तो ये पता चला कि इन फैमिलीज के बीच में आपस में डिस्प्यूट चल रहा था, और सब बेटों का आपस में किसी की बनती नहीं थी। तो क्या हुआ कि इतने सारे लोन जिन्होंने ले रखे थे, सबकी बनती नहीं थी। तो सबने बिजनेस में से पैसा निकाल निकाल के, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पैसा निकाल निकाल के अपनी अपनी फैमिलीज को सेव कर लिया। सबको हो गया कि मैं अपनी अपनी फैमिली बचाऊं, मैं अपनी अपनी फैमिली के लिए करोड़ों रुपए जमा कर लूं, बैंकों का तो देखी जाएगी। सबने पैसा निकाल निकाल के अपने आप को सेफगार्ड कर लिया, और बैंकों की परवाह नहीं मारी। इस वजह से ये लोन जो है खराब हो गया। तो जब भी आप किसी क्लाइंट को लोन देने जाते हैं तो चेक कीजिए कि बहुत कॉम्प्लेक्स फैमिली स्ट्रक्चर तो नहीं है। एक सिंपल फैमिली स्ट्रक्चर हो तो वो समझ में आता है, मतलब बाप है, 2 बेटे हैं, चलो वो संभाल रहे हैं। इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो कि ये तीनों भी बिजनेस में बैठते थे, इन तीनों को भी हम मिले थे, ये इनको भी हम मिले थे, जो बिजनेस देख रहे हैं इनको भी हम मिले थे। 3-4 मीटिंग्स हुई थी, तो हर एक मीटिंग में हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अलग अलग बंदों से मिले थे, तो सारे किसी ना किसी तरीके से बिजनेस में इन्वॉल्व थे और मैनेज कर रहे थे। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कई बार इंटरनल फैमिली डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और दिक्कत हो जाती है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए, ये प्रैक्टिकली हुआ है हमारे साथ। इसी तरीके से जब हम फैमिली के बारे में और जानते हैं तो डिविजन्स वाले फैक्टर, जैसे ये फैमिली डिस्प्यूट का फैक्टर सामने आ गया, ऐसे ही मैं डिवीजन वाली आपको एग्जांपल देता हूं। अब डिवीजन वाली एग्जांपल में क्या था कि अब लास्ट इस एग्जांपल को भी ले सकते हैं हम, डिवीजन वाली में जो बाप बेटे के साथ बनती नहीं थी, या नॉर्मली और भी 2-3 केस मेरी नजर में आए हैं कि क्लाइंट ने बोला कि मुझे 1 करोड़ रुपए की एनहेंसमेंट चाहिए, कि मेरा एग्जिस्टिंग लोन 4 करोड़ रुपए का चल रहा है, मुझे 5 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, 5 करोड़ रुपए का लोन डिमांड किया। तो जब हम बातचीत करने बैठे थे तो पता लगा कि 2 भाई हैं, 2 ब्रदर्स हैं जो ये मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने बोला कि एक ब्रदर ना हमारे बिजनेस से बाहर निकल रहा है, एक ब्रदर हमारे बिजनेस से बाहर निकल रहा है, वो पार्टनरशिप से भी हट गया और उसकी गारंटी भी हम हटा रहे हैं। तो हमने पूछा क्यों, तो वो बोला फैमिली सेपरेशन हो रही है, फैमिली सेपरेशन हो रही है। तो जब उसके बिजनेस को हमने स्टडी किया, उसके फाइनेंशियल्स को स्टडी किया, बैंक स्टेटमेंट को स्टडी किया, तो हमने ये पाया कि उसको 1 करोड़ रुपए का एनहेंसमेंट का कोई जरूरत तो समझ में हमें नहीं आ रहा कि उसको 1 करोड़ रुपए एडिशनली चाहिए क्यों। फिर हमें जब इन डेप्थ हमने चेकिंग की, मार्केट रेफरेंस वगैरह चेक किया, तो हमने ये पाया कि उसको फैमिली डिस्प्यूट में अपने भाई को 1 करोड़ रुपए देना है।
1 करोड़ रुपया पे करना है या कुछ और भी पे करना होगा, तो उसको सेटलमेंट में, फैमिली सेटलमेंट में ये पैसा देना है। तो फैमिली सेटलमेंट करने के लिए हमसे बिजनेस हमें शो करके बिजनेस पर्पज और फैमिली सेटलमेंट के लिए हमसे लोन मांग रहा था। तो इस तरीके से हमने उसको लोन के लिए मना किया कि भाई नहीं, हम नहीं देंगे, हम कंफर्टेबल नहीं है, कि अगर लेना है तो सेम लेवल पे ले ले। तो अब एक दूसरा एग्जांपल, ये भी 2 साल पहले का एग्जांपल है। 2 साल पहले इनकाउंटर हुआ था केस कि एक फैमिली था जिसका टायर्स का ट्रेडिंग का काम था। फॉरेन से इंपोर्ट करते थे टायर्स और उसको लोकल मार्केट में बेचते थे। तो उनका क्या था कि जैसे अंकल थे खुद, उनका बेटा था, इन्वॉल्व बिजनेस में, तो एक सिंपल स्ट्रक्चर समझ में आ रहा था। तो जब फैमिली बैकग्राउंड बनाया तो ये अंकल ने बताया कि मेरी सिस्टर भी है एक। तो हमने पूछा कि चलो वो सिस्टर तो आपके कहाँ, मतलब मैरिड है तो वो अलग रहते होंगे, कहाँ रहते हैं? कहता नहीं, वो हमारे साथ ही रहते हैं। तो हमें बड़ा हुआ कि मतलब सिस्टर आपके साथ रहते हैं। तो पता चला कि क्लाइंट ने बातों बातों में बताया कि उनके सिस्टर को अनफॉर्चुनेटली कैंसर है। उनकी फैमिली में कोई भी नहीं है, उनके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी है, उनके कोई बच्चा भी नहीं था। तो वो हमारे पास आके रहते हैं, तो कैंसर का उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो हमने अब देखिए, अगर कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है तो कैंसर के ट्रीटमेंट में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, लैक्स ऑफ रुपीज खर्च हो जाते हैं। तो कई बार पूरा का पूरी पूंजी खत्म हो जाती है कैंसर का ट्रीटमेंट कराते समय। तो अब ये लोग कैंसर का ट्रीटमेंट यहाँ पे करा रहे हैं और उधर से हमसे लोन मांगने आ रहे हैं। दैट माइट बी पॉसिबल कि कैंसर की ट्रीटमेंट की वजह से उनका पैसा इतना लग जाए कि वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में लॉस खा जाए। ठीक है, तो इस चीज का हमें रिस्क पड़ गया ये जान के। तो हमने फिर उनसे डिटेल में डिस्कशन किया, तो उन्होंने दिखाया कि हाँ भाई, सिस्टर की एक ऑलरेडी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हमने करा रखी है। उसका उन्होंने हमें प्रूफ सबमिट किया। फिर हमने मार्केट रेफरेंस चेक किया कि मार्केट रेफरेंस क्या जा रहा है क्लाइंट का। फिर जैसे उन्होंने हमें 50 लाख रुपए का हमसे लोन डिमांड किया था, तो हमने उनको बोला कि आपको पहले 25 लाख रुपया रिलीज करेंगे, फिर 25 लाख रुपए आपका होल्ड पे रखेंगे। जब आपकी सेल्स, जैसे उसकी एनुअल सेल मान लो 5 करोड़ है, तो वो बोल रहा है कि मेरे को 50 लाख रुपए का लोन दे दो, मैं 7 करोड़ की सेल कर दूंगा। तो हमने बोला कि सर, आप थोड़ा बहुत सेल हमें नियर अबाउट करके दिखाइए, क्योंकि आप 5 करोड़ की सेल तो बिना 50 लाख के कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आप 4-5 करोड़ की सेल्स अचीव करिए, हम आपको 25 लाख रुपए दे देते हैं एडिशनल। आप 4-5 करोड़ की सेल्स के लेवल तक पहुंचिए, हमें ट्रेंड दिखाइए कि 7 करोड़ की सेल्स आप तक पहुंच जाएंगे। जब हमें ट्रेंड आपका नजर आया तो बैलेंस आपको 25 लाख रुपए हम छोड़ देंगे। तो जब हम हमारे पास वो बैलेंस रिलीज करवाने के लिए आएगा, तो हम बैंक स्टेटमेंट में से चेक कर लेंगे कि इसने इस 25 लाख का कहाँ यूज किया था, बिजनेस में यूज किया था कि इसने इसको प्रमोटर ने विड्रॉ करके अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज कर लिया। तो 25 लाख तक की रीपेमेंट का हमें रिस्क वहां पे लगा नहीं था। तो इस तरह से फैमिली बैकग्राउंड में कई बार आपको इन तरह की चीजों का भी पता चल सकता है। नेक्स्ट, बैकग्राउंड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि उस क्लाइंट का एग्जिस्टिंग लाइन में एक्सपीरियंस कितना है, जिस लाइन में वो बिजनेस कर रहा है, जो आपके सामने प्रेजेंटेड है बिजनेस, उसमें उसका क्या एक्सपीरियंस है, और उनका मार्केट रेफरेंस चेक क्या है, बाजार उनके बारे में क्या बोलता है। अब इस चीज को मैं ऐसे वर्बली आपको समझा नहीं सकता, मैं आपको कुछ केसेस से समझाऊंगा। ये देखिए, मैंने इतने सारे केसेस लिखे हुए हैं, तो मैंने आपको कुछ केसेस की हेल्प से समझाता हूं। पहले ये केस देखिए, ब्रदर वेंट टू फॉरेन कंट्री। इस केस में क्या हुआ था, प्रैक्टिकल केस है, अगेन सारे ही प्रैक्टिकल केसेस हैं। क्या हुआ था कि 2 भाई थे, 2 ब्रदर्स थे, ए और बी, 2 भाई थे। तो ए जो था वो प्रोपराइटर था, बी जो था वो एक अदर सिस्टर कंसर्न में, कोई छोटी मोटी कंसर्न बनाई होती, अदर सिस्टर कंसर्न में प्रोपराइटर था। तो जब क्लाइंट से मिलने गए, जब क्लाइंट से मीटिंग हुआ, तो जो ये फर्म ने लोन लेना था जिसमें ये प्रोपराइटर था, तो मिला वहां पे हमें बी, मीटिंग पे हमें बी मिला। ए भी साथ में बैठा हुआ था पर वो ज्यादा नहीं बोल रहा था, बी मिला, सारी बातचीत हुई, ए बीच में अपनी बातचीत थोड़ी बहुत करता रहा था, सारी डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन, टेक्निकल डिस्कशन सारी बी के साथ हुई। ठीक है जी, लोन दे दिया, 1.5-2 साल बहुत अच्छा चला लोन, बहुत अच्छा लोन चला। फिर अचानक क्या हुआ कि बी फॉरेन कंट्री चला गया, और पता चला कि ए तो बिल्कुल भी काबिल ही नहीं था बिजनेस संभालने के। इसको तो बिजनेस चलाना ही नहीं आता था, किसी के साथ मार्केट लिंक्स नहीं थे, किसी के साथ पहचान नहीं थी, ना इसको काम धंधा करना आता था, ना कुछ था।
तो मार्केट रेफरेंस से हमें पता चला कि इसको कुछ नहीं आता था, और क्या हुआ कि जैसे ही ये फॉरेन चला गया, जिसने सारा बिजनेस मैनेज किया हुआ था अच्छे ढंग से, ये सामने आया, इससे मैनेज हुआ नहीं, इससे मैनेज हुआ नहीं, और बिजनेस जो लोन जो था वो खराब हो गया, एनपीए हो गया। तो क्या इससे लर्निंग मिलती है कि जब मीटिंग करने जाएं तो पहले देखें कि जो प्रमोटर्स आपको किताबों में दिख रहे हैं, उन प्रमोटर्स को टेक्निकल नॉलेज है या नहीं है। अकेला बी से बातचीत मत कीजिए, इसको जरूर जानिए, जो प्रोपराइटर है आपकी फर्म का, कि इसको कुछ पता है या नहीं है। अगर इसको पता ही नहीं तो फिर कैसे काम बनेगा, करेक्ट। तो कई बार इसमें सर्कमस्टांसेस ऐसे भी हो जाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप वहां पे मीटिंग करने गए हैं, तो वहां पे आपको, ये तो चलो भाई था वहां पे, चलो वो नेक्स्ट एग्जांपल्स में आएगा, मैं वहां पे आपको समझाता हूं। अब देखिए ये एक एग्जांपल होगी। दूसरी एग्जांपल देखिए, ओल्ड एनपीए इन अदर फर्म। अब इसमें क्या था कि एक चंडीगढ़ में फाइल लगी थी, चंडीगढ़ टीम के पास एक फाइल आई थी लुधियाना की, बाई चांस लुधियाना की एक फाइल उनके पास आ गई, सेल्स टीम ने लुधियाना की फाइल उनके पास डाल दी। तो उन्होंने हमें, उनको प्रमोटर का पता चला कि इस प्रमोटर के 2013 के एक लोन में कुछ डिफॉल्ट आ रहा है, कुछ डिफॉल्ट आ रहा है, कि कुछ दिक्कत हुई थी। तो प्रमोटर का एंगल ये था कि एक फर्म में ये पहले पार्टनर हुआ करता था, ये फर्म में ये पहले कभी पार्टनर हुआ करता था, अब जब ये लोन डिफॉल्ट होने से पहले ये उस फर्म से एग्जिट हो गया था, ये एग्जिट हो गया था, तो ये डिफॉल्ट बाद में हुआ। तो जो उसका बाकी का पार्टनर जो बचा था, थर्ड पार्टी, उसकी जिम्मेवारी थी, उसने किया था, मेरा कोई रोल नहीं था इस लोन में। तो 2013 का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं दे रहा। फिर हमने इसका मार्केट रेफरेंस चेक करवाया। मार्केट रेफरेंस चेक जब हमने इन्हीं की लाइन वाले बिजनेस से करवाया, तो उन्होंने हमें रेफरेंस चेक दिया कि ये बंदे ही हमसे बिना पूछे, मार्केट वालों ने बोला कि ये बंदे उस फर्म में इन्वॉल्व थे, उस फर्म के डिफॉल्ट में इन्वॉल्व थे। हमने तो अभी उनसे सवाल भी नहीं किया था कि उनकी ये कोई फर्म थी जिसमें डिफॉल्ट हुआ था, हमने सिर्फ इनका नाम लिया कि ये बंदे हैं, ये काम करते हैं, इनके बारे में बताइए, आपके साथ कुछ डीलिंग लग रही है, या आप जानते होंगे माइट भी मार्केट में। तो उन्होंने बताया कि हाँ जानते हैं, उन्होंने ये फर्म में ऐसे घपला किया था। तो बिना बात किए ही बता दिया हमें। तो इस तरह से देखो, मार्केट रेफरेंस चेक ने हमें उनके बारे में जानने में हेल्प की, चाहे वो किताबों में अपने आप को कैसे भी रिप्रेजेंट करें कि किताबों में हमारा कोई रोल नहीं था या कुछ नहीं था, बट एक बाजार को तो पता ही होता है ना कि क्या बंदा कर रहा है क्या नहीं। चेंज ऑफ पैन एंड सिबिल हिस्ट्री, ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। इसमें बंदे का पैन नंबर ही चेंज था, पैन नंबर ही उसने चेंज करा लिया था। क्या हुआ था, एक पर्सन की लोन की फाइल आई हमारे पास, लोन फाइल आई, तो उसका एक फैक्ट्री था, तो वो बंदा बता रहा था कि मेरा 15 साल से बिजनेस चल रहा है, 15 साल से बिजनेस रन कर रहा है। हमने उसका आधार कार्ड देखा, तो उस आधार कार्ड में जो एड्रेस था उसका, वो उसकी फैक्ट्री का ही आ रहा है, घर का एड्रेस भी उसकी फैक्ट्री का ही आ रहा था, ठीक है। तो उसका हमने जब सिबिल चेक किया, सिबिल में लोन इंक्वायरीज आती होती है ना सबसे लास्ट में, कि लोन इंक्वायरीज कब कब की हैं, तो उसकी कोई लास्ट लोन की इंक्वायरी 1 साल से भी ज्यादा पुरानी नहीं थी, 1 ईयर से ज्यादा ओल्ड कोई इंक्वायरी नहीं थी। तो हम ये मनी मन सोचने लग गए कि जो बंदा 15 साल से बिजनेस कर रहा है, उसने 15 साल में पिछले 14 सालों में कोई लोन ही अप्लाई नहीं किया आज तक जिंदगी में, सिर्फ 1 साल की ही लोन हिस्ट्री उसकी आ रही है सिबिल में, कोई हिस्ट्री नहीं है उस बंदे की। तो हमने मार्केट रेफरेंस चेक करवाया और अपने इंटरनल वहां से पता किया क्लाइंट से, और वो पूछा कि आप पहले कहाँ रहते थे, तो वो पहले कह रहा कि मैं यहाँ पे रहता था। फिर हमने इंटरनली पता लगाया कि ये जो मार्केट रेफरेंस है, कि जो ये बंदा था, इस बंदे का पहले बहुत बड़ा डिफॉल्ट हुआ है, जो उसका पुराना पैन था उस पर बहुत बड़ा डिफॉल्ट हुआ है। अब उस डिफॉल्ट से बचने के लिए उसने अपना पैन नंबर चेंज कर लिया, आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज कर लिया, ताकि जब आप सिबिल रन करें तो उसका जो फैक्ट्री का एड्रेस है, उसका कोई फैक्ट्री का एड्रेस पे रन करें, और उसका जो फैक्ट्री का एड्रेस भी उसका चेंज हो गया था, बाय द वे, जो पुराना फैक्ट्री का एड्रेस था उसने फैक्ट्री का एड्रेस भी चेंज कर लिया था। तो उसका जो पैन नंबर भी चेंज हो गया, आधार कार्ड भी चेंज हो गया, ताकि सिबिल में उसके पुराने डिफॉल्ट की कोई हिस्ट्री ना आए। तो इस तरीके से उसका पता चला। ऐसे ही एग्जिस्टिंग बैंकर का फीडबैक, अब बाजार का फीडबैक तो चलता है। अब एक बंदा था, वो जैसे एबीसी बैंक में उसका लोन चल रहा था, वो बंदा कहता कि इस बैंक का लोन आप उठा के पूरा का पूरा टेक ओवर कर लो, पूरा का पूरा लोन ये आप उठा लो, प्लस मेरे को कुछ 50 लाख रुपए और दे दो। हमने कहा ठीक है जी, पर हमें उसके बुक्स ऑफ अकाउंट अच्छे नहीं लग रहे थे,
गुड नहीं लग रहे थे, हमें दिक्कत हो रही थी कि उसका डेटर्स बहुत ज़्यादा अटके हुए थे, बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे। हमने एबीसी बैंक में, मेरा एक फ्रेंड था, ट्रस्टवर्दी फ्रेंड था, देखिए ट्रस्टवर्दी बंदा होना चाहिए, उसको कॉल किया और पूछा कि भाई क्या है बंदे का। तो वो बोला कि भाई हमने तो इसको पहले ही लेटर दे रखा है कि हम यहाँ से निकल जा, यहाँ से भाग जा जल्दी, नहीं तो हम तेरे को एग्जिट कर देंगे, तेरे से रिकवरी प्रोसीडिंग डालेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट, लैक ऑफ नॉलेज। जिस प्रमोटर, ये मैंने आपको पहले भी समझाया, जिस प्रमोटर से आप मीटिंग कर रहे हैं, जिस बंदे से आप मिल रहे हैं, उसका नॉलेज लेवल जरूर चेक कीजिए कि उसको टेक्निकल नॉलेज है, उसके पास मार्केटिंग एक्टिविटी, फाइनेंस हैंडल करने की स्किल, अपनी बिजनेस की समझ है, मार्केट की समझ है, ये आपकी अपने फाइनेंशियल्स की समझ है, अपने बैंक स्टेटमेंट की समझ है। तो ये चीज़ आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं एक क्लाइंट से मिलने गया, वहां पे एक बंदा बैठा हुआ था जो प्रमोटर था, बिजनेस का प्रमोटर था, वो बैठा हुआ था। उस प्रमोटर के साथ एक लड़का बैठा हुआ था। वो लड़का, मैंने पूछा कौन है, कहता जी मेरा भांजा है। ठीक है। एक सरदार जी वहां पे बैठे हुए थे। मैंने कहा ये कौन है सरदार जी? वो प्रमोटर कहता कि मेरी एक ग्रुप फर्म है, मेरी एक ग्रुप फर्म है, मतलब एक और फर्म है, उसके अंदर मेरा एक पार्टनर है लड़का, ये उसके पापा हैं। मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये कैसा मतलब सिस्टम बनाया हुआ है कि मैं इस फर्म को लोन देने जा रहा हूँ, ये प्रमोटर बैठा हुआ है, साथ में उसका भांजा बैठा हुआ है प्रमोटर का, और उस प्रमोटर की थर्ड ग्रुप फर्म में जो एक लड़का 23-24 साल का पार्टनर है, उसके पापा जी बैठे हुए हैं साथ में। मैं इनसे सवाल कर रहा हूं, ये तो जवाब दे ही रहे हैं, साथ में ये अंकल भी, जो सरदार जी अंकल है, वो भी जवाब दे रहे हैं, और बड़े एटीट्यूड के साथ जवाब दे रहे हैं। तो बड़ा मैं हैरान हुआ। तो जब मैंने आके डिटेल्स निकलवाई, तो उस बच्चे की डिटेल निकलवाई कि उसका ये फादर है जो बंदा, ये कौन है, डिटेल निकलवाई। और जब पता चला, गूगल पे सर्च किया, जो कुछ किया, पता चला कि उनकी एक फर्म थी एबीसी स्टील नाम से। उस फर्म का मैंने एसएमए चेक करवाया, आरबीआई की वेबसाइट पे, तो वो डाउटफुल रिपोर्टेड थी, डाउटफुल रिपोर्टेड थी। बहुत बड़ा पंजाब एंड सिंध बैंक, पता नहीं कौन सा बैंक था, उनके साथ बहुत बड़ा डिफॉल्ट किया हुआ था उन्होंने। तो देखिए कितनी बड़ी दिक्कत वाली बात थी वहां पे। देन उसके बाद एक पार्टी का केस आया नव क्लोथिंग के नाम पे। सारा केस बहुत बढ़िया लगा। 20 करोड़ रुपए की हमें ये प्रॉपर्टी दे रहा था, और सिर्फ खाली 5 करोड़ रुपए का लोन मांग रहा था हमसे, सिर्फ 5 करोड़ रुपए का लोन। अब 20 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी थी, वो भी प्राइम कमर्शियल एरिया में प्रॉपर्टी थी, बहुत अच्छे एरिया में, इतनी 100 फुट चौड़ी सड़क, प्रॉपर्टी के आगे बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी थी। तो 5 करोड़ का लोन मांग रहा था, बड़े खुश थे हम। हमने रिप्रेजेंट किया अपने जोनल हेड को केस, जोनल हेड को रिप्रेजेंट किया केस कि हमें देना है सर ये 5 करोड़ रुपए इसको। तो जोनल हेड ने सोचा कि यार मैं इसका एक बार मार्केट रेफरेंस चेक करवा लेता हूँ, मार्केट रेफरेंस चेक करवाता हूँ। उन्होंने मार्केट रेफरेंस चेक करवाया, तो उनको पता चला कि ये जो बंदा है, ये जो बंदा है, इस बंदे ने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में डिफॉल्ट किया हुआ है। उन्होंने बाई चांस, उनको कोई क्रेडिटर जानता था, उन्होंने फोन किया कि आप इस बंदे से, आप इस बंदे को माल सप्लाई करते हो, हम इसको लोन देने जा रहे हैं। तो उसने फीडबैक दिया, उसने एंट्रियां तक बता दी कि इन इन पार्टियों का पैसा इसने मारा हुआ है, बंदे ने नोइंगली मारा हुआ है पैसा, चाहे उसको जेन्युइन मटेरियल सप्लाई हुआ था। तो बड़ा नेगेटिव फीडबैक मिला, तो हमने इस केस को रिजेक्ट कर दिया। सिमिलरली एबीसी निट प्राइवेट लिमिटेड करके एक केस आया था हमारे पास 25 करोड़ रुपए का। ठीक लग रहा था, मीटिंग भी कर ली, हमारे इन्हीं जोनल हेड ने मीटिंग की, ठीक लग रहा था केस। फिर अगेन हमने इनका मार्केट रेफरेंस चेक करवाया। मार्केट रेफरेंस चेक से हमें ये सामने पता लगा कि ये बोगस बिलिंग का काम करता है, बोगस बिलिंग का काम करता है। जो तामझाम आप वहां पे देख रहे हो, जो इसकी किताबें देख रहे हो, उनमें से 50% जो उसका काम है, वो खाली बोगस है, खाली बिल्स है, एक्चुअल उसमें कुछ भी है नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट रेफरेंस चेक मिला, तो उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। एबीसी स्टील एंड एबीसी स्ट्रिप्स, यही वाला केस, यही वाला केस जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाला। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात भी थी। इस केस को हमने जब सैंक्शन करने के लिए नेशनल हेड को भेजा, बड़ा केस था, तो नेशनल हेड के पास गया था। तो नेशनल हेड ने इसका मार्केट रेफरेंस चेक करवाया, मार्केट रेफरेंस चेक करवाया, और उनको रेफरेंस चेक नेगेटिव आया। बड़ी मजे की बात है, उनको रेफरेंस चेक नेगेटिव आया। तो उन्होंने बोला कि मेरे को रेफरेंस चेक नेगेटिव आया, तो उन्होंने केस सैंक्शन करने से होल्ड कर लिया, होल्ड कर लिया। देन क्या हुआ कि हमें पता चला कि उनको रेफरेंस चेक नेगेटिव आया। तो हम भी चुप हो गए कि भाई अगर हमारे नेशनल हेड जी कह रहे हैं कि नेगेटिव है, तो हमें नहीं करना चाहिए केस। बट जो मार्केटिंग वाले थे, जो मार्केटिंग वाले बंदे थे,
उनकी ईगो पे बात आ गई। उनको लग गया कि यार हमने केस डाला और ये तो हमारी एक तरह से बेइज्जती हो गई कि हमने केस देख के नहीं डाला, तो हमने भी केस, मतलब वो अपनी जगह पे सच्चे थे, उन्होंने अपनी जगह पे ऑनेस्टली वो सोचा कि भाई हम अपनी जगह पे गलत थोड़ी हैं कि अगर हमने कोई केस डाला तो हमने देख के ही डाला होगा। तो उन्होंने मार्केट से खुद रेफरेंस चेक करवाए और उनको 30-32 जगह से उन्होंने रेफरेंस चेक लिए। 30-32 जगह से उन्होंने रेफरेंस चेक लिए, सबसे पॉजिटिव रेफरेंस चेक आए बाई चांस। अब देखिए, उन्होंने ये पॉजिटिव रेफरेंस चेक की मेल बना के डाली नेशनल हेड को कि आपने तो एक बंदे से लिया है, हमने 30-32 बंदों से लोकली चेक कर लिया तो हमें पॉजिटिव आया फीडबैक। तो नेशनल हेड ने भी सोचा कि यार लोकल बैठे हैं तो चलो ठीक है, उन्होंने सैंक्शन कर दिया, ओके कर दिया। और आगे की कहानी तो आपको पता ही है कि 8-10 महीने बाद उस अकाउंट में क्या हुआ। सिमिलरली एक मंडी का केस, एक मंडी के केस में जो मेरा फ्रेंड ही था, उसका बड़ा ही प्रोएक्टिव माइंड था इन चीज़ों में। हमारा केस नहीं था ये मंडी का एक केस आया था, ये चंडीगढ़ की टीम के पास लॉगिन हुआ, चंडीगढ़ की टीम के पास लॉगिन हुआ। बट क्योंकि लुधियाना के सराउंडिंग एरिया का ही केस था, तो चंडीगढ़ का ये जो सीनियर थे, उन्होंने मुझे और मेरे फ्रेंड को कॉल किया कि भाई एक बार इनका मार्केट रेफरेंस चेक जरूर निकाल के देना लोकल लेवल पे कि कैसा है। तो मैंने रेफरेंस चेक निकाला तो मेरे को बड़ा एवरेज सा फीडबैक मिला, मिक्स सा फीडबैक मिला कि ठीक ठाक है, इनके भाई ज़्यादा स्ट्रांग है ऐसे करके। और मेरे फ्रेंड को भी एवरेज सा मार्केट रेफरेंस चेक मिला। तो हमने भी सोचा कि चलो एवरेज सा मिला, तो हमने बता दिया कि सर ये एवरेज सा फीडबैक आया है, पर मतलब हमें ये फीडबैक आया कि जो आप इसको 25 से 30 करोड़ रुपए देना चाहते हैं, इतनी वर्थ वाली पार्टी नहीं है कि 25 से 30 करोड़ रुपए दिया जाए इसको। तो चलो ठीक है, तो ये हमने उनको बता दिया। बताने के बाद क्या हुआ कि ये जो मेरा फ्रेंड था, ये इस क्लाइंट का जो लोन था ना, जो ये चंडीगढ़ वाला क्लाइंट था, इसका एबीसी बैंक के पास लोन चल रहा था। वो एबीसी बैंक में मेरा वो फ्रेंड पहले भी काम कर चुका था पास्ट हिस्ट्री में, तो वो अपने ऐसे ही दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, एबीसी बैंक के दोस्तों के पास किसी शाम बैठा हुआ था। ये रेफरेंस चेक देने के 3-4 दिन बाद की बात है। तो बैठा हुआ था, तो उन एबीसी बैंक वालों से इस पार्टी की बात चल पड़ी बातों बातों में कि ये लोन लेने के लिए हमारे पास आ रहा है। तो जब बात चली तो उन बैंकों वालों ने बताया कि ये जो बंदा है ना, इसने धोखाधड़ी से अपने एक पार्टनर को 2012 में जबरदस्ती बिजनेस से एग्जिट किया था। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, एक डायरेक्टर को एग्जिट किया था, जिसका इस बिजनेस को बनाने में, संभालने में बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, इनका उस डायरेक्टर के साथ केस चल रहा था। जो डायरेक्टर अपना हिस्सा वापस चाहता था, अपनी प्लेस वापस चाहता था कंपनी में, केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के पास। तो वो केस अब वो डायरेक्टर जीत गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने, पता नहीं हाई कोर्ट था, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट था, इस कंपनी को नोटिस निकाला है कि अपने सारे अकाउंट फ्रीज कर लो, अपनी सारी ट्रांजैक्शंस रोक दो। ये डायरेक्टर आपकी चेयर पे आके बैठेगा और जब तक ये डायरेक्टर के नोटिस में सब कुछ नहीं आएगा, आप कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाओगे। कि ये 2 दिन पहले की ही बात है। इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन्होंने बताई और मेरे वो फ्रेंड ने एक्टिवली वो इंफॉर्मेशन चंडीगढ़ टीम के पास पहुंचाई और वो 25 से 30 करोड़ का लोन देने से हम लोग बच गए। हमारा एज अ बैंक, हम उस चीज को से बच गए। तो बड़ी ही प्रोएक्टिव माइंड, बहुत ही मार्केट रेफरेंस एक बड़ा ही मैटर करता है इन चीजों में। करेक्ट। देन सबसे लास्ट पॉइंट आता है एज एंड इनहेरिटेंस का। जब भी आप किसी क्लाइंट से मिलने जाएं तो आप उसकी उम्र जरूर चेक कीजिए। कोशिश कीजिए कि जो उसकी एज है वो 60 से नीचे नीचे हो, 60 से नीचे नीचे हो या अप टू 50 ईयर्स तक की एज हो। अगर उसकी एज 60 से प्लस है, 60 प्लस है एज, या ज़्यादा एज लग रही है, तो आप ये चेक कीजिए कि उनका इनहेरिटेंस प्लान क्या है, कि कल को उनके जाने के बाद कौन उनका बिजनेस संभालने वाला है। तो सिमिलरली कुछ केसेस ऐसे मेरे पास आए थे। एक अंकल थे 67 ईयर्स ऑफ एज, 67 ईयर्स ऑफ एज, बहुत बढ़िया बिजनेस, ए क्लास बिजनेस चल रहा है उनका, बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है। ठीक है, सारा 1 करोड़ रुपया का लोन उनको चाहिए था, एग्जिस्टिंग बैंक से ही प्लेन टेक ओवर करना था, कोई एनहेंसमेंट नहीं देनी थी। और ये 1 करोड़ की लिमिट भी वो सिर्फ 10-20% ही यूज करते थे। 10-20 लाख की लिमिट यूज करते ही नहीं है लिमिट, अपने पैसे से ही काम करते हैं, खुद के पास ही इतना पैसा है। और 1 करोड़ का लोन देने के लिए भी 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हमें ऑफर कर रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक लग रहा था। सवाल क्या था, उनकी 67 की एज थी। तो उनसे मिलने गए तो मैंने पूछा कि सर आपकी 67 एज है, दैट इज फाइन, तो आपके आगे कौन है, कौन देखने वाला है बिजनेस, कौन संभालने वाला है। तो उसने बोला कि भाई मेरा तो एक ही बेटा है, वो बेटा फॉरेन में सेटल्ड है,
जैसे ही उस वो बेटा यहाँ पे आने वाला नहीं है, ये तो बस जहाँ जब तक मैं हूँ तब तक ये बिजनेस है। जैसे ही उसने ये बात बोली तो हम साइड, मतलब हमारा मन पीछे हट गया और हमने इस लोन देने से मना कर दिया। आई होप सो कि आप रीजनिंग समझ पा रहे हैं कि हमने लोन देने से क्यों मना किया। ऐसे ही सिमिलर एग्जांपल्स की किसी बंदे से हमने बातचीत की, 50 साल की उम्र है, ठीक है, 50 साल की उम्र है, कोई बात नहीं, 50 साल की उम्र है, ठीक है। तो उससे बात की तो उससे पता चला कि कौन कौन है आपकी फैमिली में, तो उसने अपनी फैमिली की हिस्ट्री बताई। पता चला कि उसकी एक डॉटर है, बेटा कोई है नहीं, कोई भी नहीं है बेटा, डॉटर ही है। और डॉटर भी है जो वो मैरिड है, या मैरिज होने वाली है, लगा लीजिए, कुछ एंगेज थी, पता नहीं क्या था, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैरिड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैरिड होके तो उसने मतलब किसी और स्टेट में चले जाना है या फॉरेन चले जाना है, पीछे से कोई देखने वाला है नहीं। तो फिर हमने उस लोन को मना कर दिया कि भाई आपका तो इनहेरिटेंस प्लान ही नहीं है, आजकल उम्र का कोई भरोसा नहीं, आपको कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा। तो एक और केस आया जिसमें बंदे की उम्र 40 साल ही थी, 40 ईयर्स ऑफ एज है, उसकी ना मैरिज हुई है, ना उसकी मैरिज हुई है, बच्चे तो फिर क्या ही होने थे। वो अकेला ही बहुत बड़ा एम्पायर संभाल रहा है, इतना बड़ा एम्पायर मैनेज कर रहा है कि 15 करोड़ रुपए का लोन हमसे लेने के लिए आ गया। एलिजिबल भी था, बनता भी था देना उसको लोन, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात भी नहीं थी। पर दिक्कत क्या थी, आगे कौन, अगर उसको भगवान ना करे कुछ हो गया तो फिर पीछे कौन रहेगा देखने के लिए, कोई भी नहीं था। फादर उसके बहुत ओल्ड एज थे, जो बिजनेस को देखते नहीं थे, उनको तो 2-3 डॉक्टर संभाल रहे थे उसके फादर को। तो इनहेरिटेंस रिस्क था। तो इस सिनेरियो में हमने फिर क्या किया, हमने उनको बोला कि आप कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी करवाइए, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी करवाइए, पॉलिसी को हमारे बैंक की तरफ असाइन कीजिए कि कल को आपको कुछ हो गया तो इंश्योरेंस पॉलिसी का रिकवर होकर जो पैसा आएगा वो बैंक को मिलेगा और उससे हम अपने लोन को रीपे कर पाएं, या जिसको हम लोन इंश्योरेंस भी बोल देते हैं। आप जानते हैं कि आजकल लोन के इंश्योरेंसेस भी होते हैं। अगर आपने किसी बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लिया है या कुछ भी लो अमाउंट का लोन लिया है, तो आप इस लोन का इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। कल को अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली के ऊपर इस लोन का बोझ नहीं पड़ेगा, तो इस लोन की रीपेमेंट इंश्योरेंस कंपनी कर देगी, इंश्योरेंस कंपनी विल रीपे। कितनी अच्छी बात है, ठीक है, मैं मानता हूं कि इसमें कॉस्ट पड़ती है, इंश्योरेंस करवाएंगे आप, प्रीमियम भरेंगे, कुछ भी लगा लीजिए, बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आजकल लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी नहीं पता कि कब क्या हो जाए। अगर आप ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, ये कॉस्टिंग अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो आप प्लीज़ उसको इंश्योर जरूर करवाइए, इंश्योरेंस जरूर रहिए। तो ये एक प्रैक्टिकल केस स्टडीज से मैंने आपको समझाना चाहा कि प्रमोटर्स के बैकग्राउंड का, फैमिली के बैकग्राउंड का हमारे डिसीजन मेकिंग में, हमारे प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसिस में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है। आई होप आपने बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाई होगी, बहुत अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा। तो बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नेक्स्ट संडे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।